हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी हमने पिछले दो पार्ट्स में बायोमैग्निफिकेशन, 10% लॉग, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फूड चेन, फूड वेब, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब पढ़ा। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस। हम एनवायरनमेंट का ही पार्ट हैं। अगर हम एनवायरनमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारे ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, या हमारी एक्टिविटीज़ से अगर एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है तो वो अल्टीमेटली हम पर भी इफ़ेक्ट दिखाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो हमने 9th में पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स। हम दो प्रॉब्लम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो सबसे पहले आता है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन इज ए molecule formed by 3 atoms of oxygen, while oxygen which we normally refer to as oxygen। तो ओजोन कैसे बनती है? जब ऑक्सीजन ब्रेक होती है तो ये O+O में कन्वर्ट होती है। अब ओजोन ऑक्सीजन के पास जब ये मिल जाता है तो ये बन जाता है O3। मतलब ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ टूटते रहते हैं, और वो टूटने के बाद जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो वो ओजोन बन जाता है। ओजोन इज डेडली पॉइजन। देखो पॉइजन होता है, हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन। हम कह रहे हैं ओजोन पॉइजन है, लेकिन एक लेवल पर जाकर, मतलब कहीं पर यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। कैसे है? इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। शील्ड मतलब बचाना, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या करते हैं? अगर ये अर्थ है, सन की रेज़ हैं, ये सन है, अर्थ के ऊपर एक ओजोन की लेयर होती है, ये ओजोन की लेयर है। तो सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो कैंसरस होती हैं वो यहाँ आती हैं, लेकिन इसको क्रॉस करके नीचे तक नहीं आ पाती है। यहाँ आते ही वापस चली जाती है, आएगी और ये वापस चली जाती है, या ये अपने में इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इनको अर्थ तक नहीं आने देता। यही ओजोन का काम होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकना। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। और इसीलिए जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, और ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। डिप्लीट मतलब थिन होती जा रही है, पतली घटती जा रही है। इसकी वजह से हमारे स्किन पर और भी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। और वो इफ़ेक्ट्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ पर एंटर कर रही है। यहाँ पे ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस। ओजोन जब अर्थ के ऊपर जाती है तो ये प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ओजोन मॉलिक्यूल। यूवी रेडिएशंस जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर टकराती हैं, द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशंस स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब सन की यूवी रेडिएशंस आती हैं, यूवी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? O+O में। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये टूट गए और इनमें से ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये क्या बन गया? ओजोन। ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर गया तो ये भी बन गया ओजोन। तो क्या है? यूवी रेडिएशंस की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में टूटता है, और वो ऑक्सीजन एटम फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन होता है और ओजोन बन जाती है। ये देखो ऑक्सीजन जब यूवी इस पर रेडिएशंस पड़ी तो ये O+O में कन्वर्ट हो गया। अब और बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है जिस पे ये वाला एक ऑक्सीजन यहाँ पे आया और इससे क्या बन गया? ओजोन बन गया। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s। 1980s के टाइम पर इसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता चला गया ओजोन का।
दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये किसकी वजह से डिप्लीट हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम डिओड्रेंट्स में या रेफ्रिजरेटर के में जो गैस भरी जाती है या फिर एसीज में जो गैस भरी जाती है उनमें उनकी वजह से हुआ था। इन 1987 द यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। तो उन्होंने क्या करा, यूएनईपी ने CFC के प्रोडक्शन को ही रोक दिया। प्रोडक्शन नहीं होगा तो CFC नहीं बनेगी, CFC नहीं बनेगी तो ये ओजोन की लेयर को कम डिप्लीट होने से रोकेगी। Find out from the library, internet or newspaper reports which chemical are responsible for depletion of ozone layer। तो आपको यही सब दिखेंगे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजिंग द गार्बेज। अब हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ लिया, क्या होता है फिर से बता देती हूँ। ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये ओजोन की लेयर है। अब अर्थ पर जब सन की रेज आती हैं तो यूवी रेडिएशंस ओजोन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है, यहीं रुक जाती है। और जो यूज़फुल रेज हैं, जो हार्मलेस रेज हैं, वो अर्थ तक आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर का ही काम है प्रोटेक्ट करना अर्थ को। किससे? ओजोन लेयर का काम है अर्थ को प्रोटेक्ट करना यूवी रेडिएशन से। और इसीलिए अभी जब लॉकडाउन हुआ था तब ओजोन की लेयर थी वो हील होने लगी थी। जहाँ पर ओजोन होल हो गए थे वो भी हील हो गए थे क्योंकि पॉल्यूशन कम हुआ था, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा और वहाँ पे ये सही हो गया। अब आते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। क्या है इसमें? विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर अ प्लेस। जब हम किसी गांव या किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कूड़े के ढेर रखे रहते हैं, हीप मतलब ऊंचा सा ढेर। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। अगर हम कहीं पर जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं अगर हम, तो वहाँ पे देखते हैं रैपर्स पड़े हुए होते हैं खाने के या चिप्स के, और भी बहुत सारे जितने भी ये जंक फूड्स होते हैं इन सबके रैपर्स पड़े हुए होते हैं। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गार्बेज को, ये जो कूड़ा है उसको प्रॉपर अगर हम प्लेस पे डालें तो वो रिसाइकिल हो सकता है। एक्टिविटी 15.7 क्या है? फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। इज़ देयर एनी सिस्टम टू प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट। हमारे घर में जो वेस्ट बनता है उसको हम क्या करते हैं? फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडीज़ डील्स विद द वेस्ट। अब ये जो हमारे घर में वेस्ट होता है हम सब इसको एक डस्टबिन में डालते जाते हैं। अब क्या होता है, डस्टबिन में डालने के बाद ये तो है नहीं कि वो डस्टबिन में ही पड़ा रहता है। अब क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत जो भी होता है वो वहाँ पे कोई आता है और उस कूड़े को ले जाता है। आर दीज मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। और पीछे एक गवर्नमेंट ने भी एक चलाया था, एक प्रोसेस बोलेंगे उसको, जिसमें कि उन्होंने 2 तरह के कचरे के डिब्बे लोगों को दिए थे, जिसमें एक में गीला कूड़ा और एक में सूखा कूड़ा डालने के लिए बोला था, जैसे कि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको हम रिसाइकिल्ड कर सकें। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज़ जनरेटेड एट होम इन अ डे, हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो हमने ये भी चीज़ पहले भी पढ़ी है, कितने बायोडिग्रेडेबल है कितने नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम ऐसा करें कि बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट है जैसे कागज़ है और सब्जियों के छिलके हैं, फल के छिलके हैं, इन सबको एक अलग तरफ डालें और जो कांच की बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, पॉलीथीन्स हैं, इन सबको दूसरी तरफ डालें। तो क्या होगा, हम प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे इसको। फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। आर दीज मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज़ आर नॉट पॉल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज। अब जो हमारे घर में हमने अपने स्ट्रीट में देखा है कि यहाँ पर सीवेज के लिए नालियाँ बनी हुई होती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि घर से कूड़ा निकल रहा है, पानी निकल रहा है गंदा, वो कहीं हमें पता ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। हर जगह पर ये म्यूनिसिपैलिटी ने नालियाँ वगैरह या ये बनवाए हुए हैं गटर्स वगैरह जहाँ पे पानी जाता है। ऐसा तो नहीं कि सड़क पे ही फैला रहता है। तो ये हम मैनेज करते हैं कि कैसे हम अपने गार्बेज को करते हैं मैनेज। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation. Changes in attitude also have a role to play.
with more and more things we use becoming disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non biodegradable. अब क्या है, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को कुछ ऐसा करें, जैसे अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था जिसमें ताकि हम पॉलीथीन्स को कम से कम यूज़ करेंगे, और वो काफ़ी कुछ सक्सेस भी हुआ था, पूरा तो नहीं बट काफ़ी कुछ हुआ था, जिसमें कि लोग अपने घर से अगर सब्जी लेने जाते थे तो पॉलीथीन्स की नहीं, पुरानी पॉलीथीन्स को ही ले जाते थे, या फिर अपने घर से बैग लेकर जाते थे, जिससे कि जब मार्केट में मिलता ही नहीं था बिना बैग पॉलीथीन, तो वो अपने घर से ही लेकर जाते थे। या फिर कागज़ के पैकेजिंग चल गई थी। अभी अगर हम पैकेजिंग को भी चेंज करें, चेंजेस इन एटीट्यूड, अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज करें कि हाँ, अगर हम ठान लें कि हमें गार्बेज हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे भी। जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम बैग लेकर निकले कि अगर हमें कुछ भी लाना है तो शॉपकीपर से 4 पॉलीथीन्स लेने की बजाय हम अपने थैले में ही रख सकते हैं उस चीज़ को। व्हाट डू यू थिंक विल बी इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन आवर एनवायरनमेंट? अगर सब लोग ऐसा ही सोचें तो क्या इससे एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। अगर 10 लोग भी इस चीज़ को सोचते हैं 100 में से, तो वो जो अगर 100 लोग हैं जिनमें से 10 लोग अपने घर से बैग लेकर जाते हैं मार्केट, तो वो अगर 4 चीज़ भी ले रहे हैं तो 40 पॉलीथीन बची। वो 40 पॉलीथीन, ये सोचो कितना एनवायरनमेंट बचाएंगे। और अगर यही सब 100 के 100 लोग सोचें तो हमने कितनी पॉलीथीन्स को बचा लिया? 400 पॉलीथीन्स को। तो और ये पॉलीथीन अगर आप देखो तो अगर ज़मीन पर एक जगह एक टॉफ़ी का रैपर पड़ा हो और आप 20 दिन बाद 2 महीने बाद भी देखोगे तो वो सॉइल में एज इट इज़ पड़ा रहता है, वो गलता नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकें और इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकें। अब बताइए, इफ़ यू आस्क योर पेरेंट, अब थिंक ओवर इट, डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन्स। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर अ टाइम व्हेन टी इन ट्रेन्स वॉज सर्व्ड इन प्लास्टिक ग्लासेस। पहले प्लास्टिक की ग्लासेस में ही मिलती थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल कप वॉज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीज़न ऑफ हाइजीन। ये प्लास्टिक कप्स क्यों चले थे? हाइजीन पर्पज़ से, कि कांच के कप से जो भी हैं वो फिर भी हाइजीन नहीं होते इतने। नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट कॉज बाय द डिस्पोजेबल मिलियंस ऑफ दीज कप्स ऑन अ डेली बेसिस। अब इतने कप्स होने लगे प्लास्टिक के कि उससे बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन में पॉल्यूशन होने लगा। सम टाइम बैक, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ साल पहले क्या हुआ था, कुल्हड़ स्टार्ट हुए थे, जिससे कि क्या हुआ, कुल्हड़ में ही चाय मिलेगी। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, बट दैट इज़ डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले। कुल्हड़ तो सबने सुना होगा। was suggested as an alternative, but a little thought showed that making these कुल्हड़s on a large scale would result in the loss of the fertile topsoil। कुल्हड़ किससे बनेंगे? मिट्टी से। और मिट्टी कहाँ से आएगी? हम टॉप और सॉइल की ऊपर वाली लेयर से ही कुल्हड़ बनाएंगे। तो वो जो फर्टाइल सॉइल थी वो डिग्रेड होने लगी थी, मतलब ख़त्म होने लगी थी। और अब क्या हुआ, नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज। अब हम क्या यूज़ करें? पेपर कप्स को, पेपर ग्लास आने लगे हैं जिनमें हमें चाय मिलती है। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स? तो प्लास्टिक जो डिग्रेड नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, उसकी बजाय हम बायोडिग्रेडेबल पेपर कप्स को आजकल यूज़ करने लगे हैं। Search the internet or library to find out what hazardous materials have to be dealt with while disposing of electronic items. So how would these materials affect the environment? अब देखो, हमें environment को protect करने के लिए हम देखते हैं कि आजकल क्या चलने लगा है कि एक ई वेस्ट का भी काम चलने लगा है, जिसमें कि एक बॉक्स आता है जिसमें आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उसमें डाल सकते हैं। ये क्या होता है? रिसाइकिल हो जाते हैं। फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक आर रिसाइकिल। डज द रिसाइकिल प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? हाँ, होता है। क्या होता है? इससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं रिसाइकलिंग के टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? तो ओजोन का क्या है? ओजोन जब ऑक्सीजन पर यूवी रेडिएशंस पड़ती है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर जब यूवी रेडिएशंस पड़ती है तो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटम फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके
ओजोन बनाते हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिव एनी 2 मेथड्स। तो ये तो ईजी है, आप नॉर्मल अपनी जनरल डेज में भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें ही एक वो था रिसाइकिल और रीयूज़ एंड रिड्यूस। ये 3 R's की एक गवर्नमेंट ने चलाया था। 3 R's मतलब रिड्यूस, रीयूज़ एंड थर्ड इज़ रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपने पहले भी पढ़ा था, इजी है ये। और इसी के साथ आपके वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।